राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनको जन्मदिन पर डीआईडी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे एक बार फिर से नीति और नैतिकता की। भारत की आज़ादी, देश का संविधान और कानून। भारत की आज़ादी के लिए हमारे वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया। हमारी भारत माता आज़ाद हुई और 1947 से हम सभी लोग आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम आपको यह बताएं कि यह कार्यक्रम की शुरुआत ही की गई है राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में योगदान देने वाले लोग जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, वे लगातार राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी देने का जज्बा अपने मन में रखा है। लेकिन वे अपने काम में इतने व्यस्त हैं, इतने मशगूल हैं कि वे अपने बारे में कभी किसी को बता ही नहीं पाते। सिर्फ उनका काम ही काम बोलता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही महापुरुष का जिक्र आपके सामने में कर रहे हैं जिन्होंने रावलपिंडी में देश की आज़ादी से पहले 1914 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को संस्कृति और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। देश की आज़ादी के बाद वे भारत में आए। वो भारत की राजधानी दिल्ली में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत करने के लिए जगह की खोज में लग गए। ब्रह्मलीन स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी बसई दारापुर के जमींदारों से मिले और मिलकर अपनी इच्छा उनके सामने रखा। बसई दारापुर के जमींदारों ने, वहाँ के निवासियों ने अपने अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि जो प्राचीन सूर्य मंदिर के बगल में खेसरा नंबर 1509 में था, 15 बीघा 14 बिस्वा, वह योगी रामनाथ शास्त्री जी को सौंप दिया। योगी रामनाथ शास्त्री जी ने सूर्य मंदिर में अपना निवास बनाया और श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत 1955 में यहाँ से शुरू कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जो गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी इस संस्कृत महाविद्यालय में आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। संस्कृत महाविद्यालय लगातार चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। दाताओं द्वारा दिए गए दान से संस्कृत कॉलेज की नींव रखी गई, भवन तैयार हुए और छात्रावास की स्थापना की गई। छात्रावास में संस्कृत के बच्चों को मुफ्त रहने की व्यवस्था,
खाने की व्यवस्था की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की स्थापना योगी रामनाथ शास्त्री जी ने की। संस्कृत महाविद्यालय हो या प्राचीन सूर्य मंदिर हो, सभी दान से ही चल रहे हैं और समाज के कई तबके इस संस्था को लगातार दान दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ दानवीरों की फौज है जो दान देने का काम कर रहे हैं, संस्कृत की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, संस्कृति की रक्षा का काम करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह संगठित माफिया तत्व है जिसकी नज़र यहाँ के भूखंडों पर थी। वे लगातार यहाँ की संपत्ति पर सुनियोजित ढंग से कब्जा करते चले जा रहे हैं और जो व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ वे झूठी मुकदमे किसी महिला को खड़ा करके दर्ज करवा देते हैं, तो कभी कपड़ा फाड़ लेने की धमकी देकर उसे आने से रोकने का काम करते हैं, कभी जान पर हमला करवा देते, तो कभी झूठी पर्ची बनाकर उसे प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करते हैं, जबकि यहाँ की प्रॉपर्टी बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि यह भूमि समिति की है और बसई दारापुर के जमींदारों ने इस संस्था को दान में दिया है। खरीद और बिक्री तो जमीन की यहाँ हो ही नहीं सकती, लेकिन लगातार एक संगठित गिरोह यहाँ की जमीन पर, इस संस्था की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करता चला जा रहा है। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर ने इस संदर्भ में एक विस्तृत शिकायत भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर के साथ साथ स्थानीय थाना तक में की है और मांग की है कि इन अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई यहाँ की ज़मीन को खरीदने की या बेचने की हिम्मत ना करे, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ संस्कृत का महाविद्यालय है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, शहीद स्मारक है, महिला सिलाई केंद्र, औषधालय, छात्रावास जैसे प्रमुख स्थल है और जो भी जगह यहाँ की है वह यहाँ के उन तबकों को, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद थे, उन्हें रहने के लिए, सर छुपाने के लिए किराए पर दिया गया था। वह किराया भी सिर्फ नाम के लिए था ताकि वह किसी भी प्रकार अपने सर पर एक छत डाल सके। आज़ाद हिंदुस्तान में कोई बिना छत का न रहे, इस उद्देश्य से महाराज जी ने, योगी रामनाथ शास्त्री जी ने, ब्रह्मलीन स्वतंत्रता सेनानी ने उन लोगों को यह जमीन दिया। लेकिन आज जो लोग उस जमीन को प्राप्त किए, जो लोग यहाँ आए, उसमें से अधिकांश अच्छे लोग हैं, वो आज भी संस्था को किराया देने का काम करते हैं। लेकिन जिनकी नीयत पहले से ही खराब थी, वे न तो संस्था को खुद किराया देते हैं, न दूसरे को किराया देने देते, बल्कि जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। और जो उनके बीच में बाधा बनने का काम करता है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते, उसके मकान पर हथौड़ा चलवा दिया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाकर उसे परेशान किया जाता है।
इसमें कई विभाग के अधिकारी भी इस माफिया तंत्र के साथ शरीक है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उन सभी लोगों को बेनकाब कर करके आपके सामने लाएगा और आपको बताएगा जो किस प्रकार से संगठित रूप से विभिन्न सम्मानित ओहदे पर बैठे हुए लोग इस गिरोह में शामिल होकर भारत की राजधानी में कानून के साथ खिलवाड़ करने का लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं और हम आपको बताएंगे जो किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में संस्कृति पर प्रहार करने का काम कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुई घोषणाओं पर आयोजित एक ई चर्चा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से देश को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देश 12 करोड़ छोटे किसानों के सशक्तिकरण व विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने एग्रीकल्चर टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन व दुग्ध उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने प्रोसेसिंग की व्यवस्था को बढ़ाने पर महत्व देते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए किसान, सरकार और निजी व्यवस्था को एक साथ काम करना होगा और किसानों को विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराए जाने होंगे। इसके अतिरिक्त किसान रेल योजना की प्रशंसा करते हुए 6 महीने में 250 से भी अधिक किसान रेल चलाने और फल सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने की जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह चर्चा देश की सफेद क्रांति, नील अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ी ताकत देगी। मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज, सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की
हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के करें। और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। साथियों, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। साथियों, देश भर के जिलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने पर बल दिया जा रहा है। साथियों, देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। हमने अभियान चलाकर पिछले 1 साल में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। क्रेडिट का प्रावधान भी 6-7 साल पहले की तुलना में 2 गुने से ज्यादा किया गया है। ये क्रेडिट किसानों तक समय पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग में भी आपकी भूमिका अहम है। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा फंड का इंप्लीमेंटेशन भी उत्साहवर्धक है। इस कदम से खरीद से लेकर स्टोरेज तक की पूरी चेन के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में तो देश भर के एपीएमसीज को भी इस फंड का लाभ देने का फैसला किया गया है। देश में जो 10,000 एफपीओज बनाने जा रहे हैं, इससे एक बहुत ही सशक्त कोऑपरेटिव की व्यवस्था बन रही है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आपकी तरफ से जो भी विचार आएंगे, उनसे सरकार को बहुत मदद मिलेगी। आपके क्या प्लान है, सरकार और आप सभी साथ मिलकर कैसे चलेंगे, इस पर आप सभी खुले मन से चर्चा करें। आपके मन में जो विचार है जरूर दीजिए। आपकी एक खुले मन की चर्चा हमारे खेतों को, हमारे किसान को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को, हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन के क्षेत्र को बहुत बड़ी ताकत देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 203.94 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है।
इसमें 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर्स और लाइब्रेरी के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लॉन का निर्माण कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 10.17 करोड़ रुपए की लागत से एडवोकेट्स एसोसिएशन भवन का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून का राज कायम करना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें न्यायपालिका की भी अहम भूमिका है। यह सही आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देती, सभी के साथ न्याय करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजी से स्पीडी ट्रायल चलता रहेगा तो राज्य में अपराध नियंत्रित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सड़कों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भवन के क्षेत्र में काफी काम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लेकर हमारे पास जितने भी प्रस्ताव आते हैं उसे वह स्वीकार करते हैं। आगे जो भी प्रस्ताव आएगा उसे भी वह स्वीकार करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने हम लोगों के पास जो भी प्रस्ताव आता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। आगे भी आपको वचन देते हैं, जब तक हम हैं काम करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तब तक हम आपको इतना वादा करते हैं कि और भी जहां जो कुछ भी जरूरत है न्यायपालिका के लिए, जिस स्तर पर भी न्यायपालिका के लिए जरूरत है और जो भी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति का मामला हो या भवनों के निर्माण का मामला हो, जो भी आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव होगा, आप लोगों की तरफ से बात आएगी, हम लोग उसको तत्काल स्वीकार करके इस काम को प्राथमिकता देंगे और इस काम को हम लोग करते रहेंगे। बिहार सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करने के साथ साथ कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। आईएएस अरुण कुमार सिंह नए मुख्य सचिव बनाए गए, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त बनाए गए, चैतन्य प्रसाद को प्रधान सचिव गृह विभाग के पद पर नियुक्त किया गया तथा निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। रवि मनुभाई परमार को लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रेम कुमार मीणा वित्त विभाग के सचिव बनाए गए। आईएएस अधिकारी संजीव हंस को जल संसाधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया एवं 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। उद्यान महोत्सव सह प्रतियोगिता 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों द्वारा सबसे अच्छे उत्पाद की प्रदर्शनी करने का अवसर प्रदान करना है ताकि अन्य किसान इसे देखकर प्रेरित हों। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सबसे अच्छे उत्पादन कहाँ पर हो रहा है उद्यान के क्षेत्र में, ऐसे किसान यहाँ पर जरूर आवे और अपना प्रदर्शनी करें ताकि बाकी किसान उसको देख के प्रेरित होंगे और उसी तरह का काम अपने क्षेत्र में जाके वो खुद भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर विभाग के कितनी भी योजनाएं हैं तो उस योजनाओं के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है, उसमें कितना अनुदान देने का प्रावधान है और क्या लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया हुआ है। पटना के जिलाधिकारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेकर साफ सफाई को बढ़ावा देने का संदेश दिया तथा स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट किया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने आईटीआई कॉलेज फारबिसगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित प्रिंसिपल को कॉलेज परिसर की साफ सफाई नियमित रूप से कराने तथा भवन का रंग रोगन कराने एवं भंडार में सामग्रियों की सुलभता के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकल की मरम्मती हेतु प्रत्येक प्रखंड के लिए 2-2 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी एवं विधानसभा सदस्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। यह सेवा पीपीपी मोड में उपलब्ध कराई जा रही है। बीपीएल कार्डधारियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने जन्मदिन पर पटना के आईजीएमएस में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस अवसर पर उनके साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए बड़ा ऐलान किया कि बिहार में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। निजी अस्पतालों में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए की ओर से राज्यवासियों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया गया था। इसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अब ऐलान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना के अलावा शराब व अन्य मुद्दों पर भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की और संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दी। कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज IGIMS में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं, सब जगह इन सब चीज़ों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है। और IGIMS से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। और यहाँ का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है, अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका, और 60 साल से कम 45 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। पहले तो 50 साल के ऊपर वाली बात थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी आवश्यक है कि 60 साल और उसके ऊपर के सब लोगों को कराया जाए। और 60 साल के नीचे 45 साल तक के लोगों का जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में भी बीमारियों के बारे में बता दिया गया है, तो उनके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझको पूरा भरोसा है कि अब ये वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम सब लोग कराएंगे और पूरे तौर पर ये काम होना चाहिए। और इससे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। इससे मुक्ति मिलेगी इस कोरोना की बीमारी से। ये दुनिया भर में जो फैली हुई है, तो हम लोगों के यहाँ तो अपने देश में कम है और ख़ास करके बिहार में तो और कम है, देश के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा है, लेकिन वैसे तो दुनिया भर में। तो इससे मुक्ति मिलेगी और उसके लिए जो कुछ भी अनुसंधान और रिसर्च हुआ है अपने देश में ही हुआ है। और अपने देश से अब इस तरह के वैक्सीन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जा रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज जो ये काम प्रारंभ हो गया है और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे सभी बिहारवासी इसका लाभ उठाएंगे और टीकाकरण कराएंगे। अब जैसे MLA और MLC हैं, उनके लिए भी जो बात हो गई है, पहले ये बात हो रही थी कि वहीं पर कराया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बात किया कि जो भी टीकाकरण कराएंगे उनको तो 30 मिनट तक बैठना है और डॉक्टर्स को सचेत रहना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न उभर करके सामने आए, उसको देखने के लिए कि कोई इन पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो लग रहा था कि वहीं करा दिया जाएगा, अब उसकी जगह पर अब यहीं के बारे में आज ही ये बात हो गई है कि अब IGIMS में ही हमारे जितने माननीय विधायक हैं और माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सबों के टीकाकरण का भी यहीं इंतजाम किया जाएगा। और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही 6 बजे अपना टीकाकरण कराया। और कल ही हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, पूरा का पूरा बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की थी। हमारे माननीय साथी मंत्री जी भी थे, हेल्थ विभाग के अधिकारीगण भी थे, प्रधान सचिव और इनके अन्य अधिकारीगण भी। और उसी में ये तय हुआ था कि कल IGIMS में ही हम लोग टीकाकरण कराएं। और 1 बजे दिन का इन लोगों ने कल ही तय किया था और इसलिए आज 1 बजे दिन में आकर के, उसके पहले ही आकर के 1 बजे दिन में टीकाकरण कराया है। दूसरा टीकाकरण, दूसरा वैक्सीनेशन इसी महीने के 31 तारीख को, 31 मार्च को तय हो गया है। आप जानते हैं कि हम लोगों की जब यहाँ सरकार बनी है उसके बाद हम लोगों ने बैठ करके ये निर्णय ले लिया था और ये हो गया कि इसके लिए हम लोग टीकाकरण करवाएंगे सरकार की तरफ से मुफ्त में। तो अगर अब सरकारी में हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो टीकाकरण होगा वहाँ भी हम लोग उसके लिए मुफ्त का ही इंतजाम करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया। उसके लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सोच लिया। आज अगर है जन्मदिन तो आज ही के दिन हमने टीकाकरण करवाया और सब लोगों से आग्रह यही करेंगे, मेरा यही निवेदन है, विनम्र आग्रह है सभी लोगों से कि टीकाकरण जिनका होना है जरूर टीकाकरण कराइएगा। हर जिले में, हर शहर में शराब खुलेआम बिक रही है। नहीं, हमने तो DGP और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए। राष्ट्र सर्व